नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। महाराष्ट्र में कुछ ऐसा होने वाला है जिसने सरकार को डरा दिया है। आखिर सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में अगर अंधेरा छा जाए तो क्या होगा जब सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी, परेशान लोग इधर उधर भागने लगेंगे। आखिर वो जाएं तो जाए कहाँ? क्योंकि महाराष्ट्र में बिजली को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। सरकार को जब इस मामले की जानकारी हुई तो लगातार बैठक कर रही है कि कैसे भी समस्या के आने से पहले समाधान निकाल लिया जाए। लेकिन अभी तक फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के सामने किसी समाधान का रास्ता नहीं निकला है। महाराष्ट्र के मंत्री अपनी ड्यूटी पर लगे हैं हड़ताल कर्मचारियों को मनाने में, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी अभी भी अपनी मांगों पर डटे हैं। इस बार मुद्दा निजीकरण का है, जो बिजली विभाग के कर्मचारियों को रास नहीं आ रहा है। वो हड़ताल को निकल पड़े हैं। सरकार की कोशिश है कि मामला जल्द सुलझा लिया जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हड़ताल अभी भी जारी है और महाराष्ट्र में गहराता बिजली संकट कभी भी उफान मार सकता है। महाराष्ट्र में बिजली संकट गहरा सकता है। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितिन राउत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हड़ताल कर रहे यूनियन से हड़ताल वापस लेने की अपील की थी और भरोसा दिलाया कि महाराष्ट्र सरकार निजीकरण नहीं करने जा रही है। लेकिन हड़ताल वापस नहीं लेने से नाराज मंत्री ने दोबारा से होने वाली बैठक रद्द कर दी और हड़ताली कर्मचारियों पर मेस्मा लगाने की चेतावनी दी है। मंत्री के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मंत्री ने कर्मचारियों के साथ आमने सामने बातचीत करने को कहा है, जिसमें उठाए गए सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दरअसल सोमवार को हड़ताल का मुंबई पर सीमित असर पड़ा और ज़्यादातर सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हालात बिगड़ सकते हैं। महाराष्ट्र के बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों ने कार्रवाई के डर के बावजूद हड़ताल में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के बिजली मंत्री नितिन राउत के साथ कर्मचारियों ने बातचीत की। इसके अलावा सरकारी और बीमा कंपनियों के कर्मचारियों और पुराने निजी क्षेत्र के बैंक कर्मियों ने आज़ाद मैदान में एक बैठक की। महाराष्ट्र राज्य बैंक कर्मी महासंघ ने एक बयान में कहा कि इस विरोध में 5000 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। भारत बंद का आज दूसरा दिन है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बंद का ऐलान किया गया है। भारत बंद का आह्वान मोदी सरकार की उन नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है जिनसे कर्मचारी, किसान और आम जनता प्रभावित हो रही है। यूनियंस ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। इस दौरान बैंक भी बंद हैं। भारत बंद से आम आदमी के जीवन पर सीधा असर पड़ा है, क्योंकि इन 2 दिनों की हड़ताल से बैंक और रेल सेवाएं प्रभावित रही हैं, जिससे आम लोगों को खासा परेशानी झेलनी पड़ रही है। बात करें पहले दिन की हड़ताल से क्या असर हुआ, तो बता दें कि पहले दिन के हड़ताल के कारण कई राज्यों में बैंक, डाकघर और इंश्योरेंस सेक्टर में लगभग हजारों करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। यूनियन के मुताबिक पहले दिन के हड़ताल के कारण सिर्फ झारखंड में ही बैंक, डाकघर और इंश्योरेंस सेक्टर में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। तो वहीं चेन्नई में बंद का खासा असर देखने को मिला। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप रहा, सड़कों पर सन्नाटा और लोग परेशान दिखे। इसके अलावा असम, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, पंजाब, राजस्थान, गोवा और उड़ीसा में बंद का असर साफ देखने को मिला। 1 दर्जन ट्रेड यूनियंस द्वारा बुलाई गई हड़ताल से हालांकि स्वास्थ्य सेवा, बिजली और ईंधन आपूर्ति जैसी जरूरी सेवाओं पर असर नहीं पड़ा। वहीं केरल हाईकोर्ट ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल यानी कि भारत बंद पर बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी किसी भी हड़ताल में शामिल नहीं हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों का भारत बंद में शामिल होना गैर कानूनी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के सरकार के फैसले और बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में बैंकिंग सेक्टर इस हड़ताल में शामिल हुआ है। रेलवे और रक्षा क्षेत्र यूनियंस देश भर में सैकड़ों जगह हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। ट्रेड यूनियंस की मांग है श्रम संहिता को खत्म किया जाए, निजीकरण को रोका जाए, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन, मनरेगा के तहत मजदूरी के लिए आवंटन बढ़ाना और ठेका श्रमिकों को नियमित किया जाए, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। ट्रेड यूनियंस ने इन्हीं सब मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना की है और 2 दिन के लिए भारत बंद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं।
इसी बीच महाराष्ट्र गृह विभाग ने कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन को तोड़ने के लिए दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला लिया है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इसी सप्ताह कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखने की तैयारी कर ली है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही लोगों पर लगे लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े मामले वापस लेने शुरू कर दिए जाएंगे। दरअसल 2 साल पहले मार्च 2020 में कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए थे। इसी दौरान लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पर कई मामले दर्ज किए गए थे। अब महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले झेल रहे लोगों को राहत मिलने के आसार हैं। राज्य सरकार उन मामलों को वापस लेगी जिनमें लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज है। इस फैसले के बाद हजारों लोगों को बेवजह थानों और कोर्ट के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। अगर महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की बात करें तो लगातार मामले घट रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 140 मामले दर्ज किए गए थे। अभी राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 900 से ज़्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना से रिकवरी रेट करीब 98% है। वहीं मुंबई में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। मुंबई में एक्टिव केस की संख्या 200 से ज़्यादा है। राज्य में वैक्सीनेशन की गति भी संतोषजनक है। इसी बीच गृह विभाग ने लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े मामलों को वापस लेने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.2 का कहर पूरी दुनिया में बढ़ा। चीन बेहाल, ब्रिटेन में भी तांडव मचा रहा नया वेरिएंट। इटली में 2 दिन में मिले 90,000 केस, तो फ्रांस में भी भर्ती होने वालों की बढ़ रही संख्या। जी हां, चीन समेत यूरोप के कई देशों में कोरोना वायरस कहर मचा रहा है। राहत की बात यह है कि भारत में कोरोना केस लगातार घट रहे हैं। भारत में कोरोना अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल में है। देश में कोविड पाबंदियां भी हटाई जा चुकी हैं। लगातार 10वें दिन 2000 से कम मामले सामने आए हैं। ऐसे में लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है और उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको इंडिया का कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई और कितने टेस्ट किए गए, कितने मरीज ठीक हुए और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट। देश में मामले बढ़कर 1500 से कम रह गए हैं। आज 1259 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,21,982 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,21,070 पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 1705 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,24,85,534 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस भी अब 20,000 से नीचे पहुंच गए हैं। अब एक्टिव केस 15,378 हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 25,92,407 कोरोना की खुराकें लगाई गई और अब तक वैक्सीन के कुल 183,53,90,499 करोड़ डोज लोगों को लग चुकी है। देश में अब 12 साल से ऊपर उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 5,70,559 टेस्ट किए गए हैं और अब तक देश में लगभग 78,79,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सोमवार के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 346 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया और 25 मरीजों की मौत दर्ज हुई।
नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 110 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और कोई भी मौत नहीं हुई। कर्नाटक में 48 मामले सामने आए और 1 मौत हुई। वहीं तमिलनाडु में 33 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और इस दौरान किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। दिल्ली में सोमवार को 24 घंटे के भीतर 90 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए। बस राहत की बात ये रही कि इस महामारी से एक भी मौत नहीं हुई। बाहर देशों में जहां कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में गिरावट का दौर जारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के कई देशों में कोरोना केस बढ़ने को लेकर कहा है, ये बड़ी मुसीबत की एक झलक भर है। कोरोना महामारी ना ही अभी खत्म हुई है और ना ही ये कोई सीजनल बीमारी जैसी बनी है। ऐसे में नई लहर का खतरा बरकरार है। आइल्स टॉपर टीना डाबी करने जा रही हैं दूसरी बार शादी। 2016 राजस्थान कैडर की ऑफिसर टीना डाबी 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर प्रदीप गवांडे से शादी करने जा रही हैं। टीना डाबी ने सोशल मीडिया पर अपनी सगाई की खबर दी। उन्होंने सगाई की तस्वीरों को शेयर करते हुए प्यारा सा कैप्शन भी दिया है। लिखा है, मैं वो मुस्कान पहन रही हूँ जो तुम मुझे दे रहे हो। उनकी सगाई की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। तस्वीर में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं। टीना जहां रेड कलर की साड़ी में काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं, तो वहीं प्रदीप ने भी सेम रेड कलर का कुर्ता सगाई के लिए चुना। जानकारी के मुताबिक 22 अप्रैल को दोनों शादी के बंधन में बंध सकते हैं और ये पूरा फंक्शन जयपुर के एक होटल में हो सकता है। आपको बता दें कि ये टीना डाबी की दूसरी शादी होगी। टीना डाबी ने इससे पहले 2018 में आईएएस अतहर खान से शादी की थी। 2018 में दोनों की शादी ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। शादी में कई बड़ी हस्तियों ने भी शिरकत की थी और शादी के 2 साल बाद 2020 में उन्होंने आपसी सहमति से तलाक ले लिया था और आपसी सहमति से हुए इस तलाक ने भी उस समय खूब सुर्खियां बटोरी थी। अतहर से तलाक से पहले टीना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से खान सरनेम हटा दिया था। इसके बाद अतहर ने भी टीना डाबी को अनफॉलो कर दिया था और फिर ये खबरें आई कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और फिर कुछ ही समय बाद दोनों की तलाक की खबरें सामने आ गई। बता दें कि टीना डाबी दिल्ली की रहने वाली हैं। वहीं टीना देश की सबसे चर्चित आईएएस अफसरों की लिस्ट में शामिल हैं। वो अपनी खूबसूरती की वजह से लाइमलाइट में रहती हैं। इंस्टा पर टीना के 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। टीना सबसे पहले 2015 में यूपीएससी की परीक्षा में टॉप कर चर्चा में आई थी। उसके बाद से ही वो सुर्खियों में छाई रहती हैं। बात करें टीना डाबी के नए हमसफर की, तो प्रदीप गवांडे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। प्रदीप चूरू कलेक्टर रह चुके हैं। यूपीएससी परीक्षा क्लियर करने से पहले प्रदीप एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके हैं। टीना डाबी से प्रदीप की भी ये दूसरी शादी है। वो फिलहाल आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम के डायरेक्टर हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।